हाँ चलो बेटा पूछो, पढ़ा दूँ। देखिए मास तू पूछ ले, तो कल से बेचारा ये परेशान है। इसका 40 नंबर। अच्छा देखिए बेटा, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस क्वेश्चन को, मैं इधर हूँ, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन कहा जा रहा है कि इन डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, कौन सा एक्सपेरिमेंट? आप जानते हैं डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट? अच्छा, तो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में एन इलेक्ट्रॉन बीम ऑफ 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एन इलेक्ट्रॉन बीम का एनर्जी कितनी है बेटा? 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी इलेक्ट्रॉन बीम की काइनेटिक एनर्जी 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। शांत रहो भाई। 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी फॉल्स नॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ क्रिस्टल एंड मैक्सिमम इंटेंसिटी इज ऑब्टेन्ड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट बीम। और देखिए ये क्रिस्टल पे गिरता है और 60 डिग्री एंगल पर, ये इंसिडेंट बीम के साथ 60 डिग्री पर यहाँ पर मैक्सिमम मिलता है। यानी देखिए बेटा, डेविसन एंड जर्मर ने तो यही किया था, इलेक्ट्रॉन बीम को क्रिस्टल पर गिराया था और रिफ्लेक्टेड बीम को देखता था, है ना। तो बोल रहा है कि एंड मैक्सिमम इंटेंसिटी इज ऑब्टेन्ड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट बीम। देखिए इंसिडेंट बीम के साथ 60 डिग्री के एंगल पर। तो द इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इन द लैटिस प्लेन ऑफ द क्रिस्टल, इंटर एटॉमिक सेपरेशन यानी डी सॉल्व करना है। इस क्रिस्टल में जो दो एटम के बीच का डिस्टेंस डी होगा वो सॉल्व करना है। तो मैंने बताया था, हाँ बोलो। नहीं ऐसे होगा, नॉर्मली गिरा लेकिन फिर क्रिस्टल को घुमाते हैं, जब तक सरफेस ऐसे रोटेट नहीं हुआ तो 60 डिग्री बनाएगा कैसे? वो भूल जाओ, दो बातें एक साथ थोड़ी ना होंगी। और नॉर्मली होगा तो बिल्कुल नहीं होता है। तो मैक्सिमा जब भी बनेगा तो ये 60 डिग्री एंगल। अब देखिए बेटा, मैंने इसमें बोला था ब्रैग्स लॉ लगाने को। ब्रैग्स लॉ था 2d sin थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। अच्छा पता है थीटा का मतलब क्या था? थीटा का मतलब था सरफेस के साथ एंगल। तो देखिए पहले तो ऐसे नॉर्मल प्लॉट करेंगे, तो ये 30 होगा तो ये भी 30 होगा और ये 30 होगा, तो क्या ये सरफेस के साथ 60 होगा? थीटा इज नॉट द एंगल ऑफ इंसिडेंस, इट इज़ द ग्लांसिंग एंगल, बताया था ना। तो यहाँ पर 2d और थीटा की वैल्यू कितना आया? 60, साइन 60 डिग्री कितना? √3/2 बराबर n लैम्डा। 2 से 2 कैंसिल। अच्छा देखिए d√3, सुनिएगा ध्यान से। अच्छा आपको याद है लैम्डा की वैल्यू? डी ब्रोगली वेवलेंथ, लैम्डा इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन बीम में वेवलेंथ याद है? h/√2mk। याद करिए इसको 12.27/√v लिखा था एंगस्ट्रॉम में, एंगस्ट्रॉम में। अच्छा बेटा सोचो, वोल्टेज तो दिया नहीं है तो कैंडिडेट दिया। सोचो एक इलेक्ट्रॉन को कितना वोल्ट से एक्सेलरेट कराएंगे कि 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा? तो 60 वोल्ट से, यानी v की जगह मैं 60 लिखूंगा। d√3, n को मैं 1 ले लेता हूँ। 12.2 से, अरे कहाँ घूम रहा है, बैठा हुआ है लोग, अभी आया नहीं है, आधे तो गायब हो गए हैं, इसलिए हिम्मत जुटा रहा है डाल पे बैठने की। अभी पीछे वाला सब गायब हो गए ना। हाँ पीछे वाला सब लोग पूरा देखता है ना तो वो डर जाता बेचारा, लंगूर निकल के भाग जाता है कि भाई खतरनाक प्राणी है भाई। अच्छा देखिए √60, क्या इसको हम 15 × 4 लिख सकते हैं? 4 का 2 हो जाएगा 2√15। अच्छा 15 को भी 5 × 3 लिख सकते हैं और √3 × √3 हो जाएगा 3। 12.27/2 × 3 × √5 कटेगा बेटा, ये कटेगा। 3 4 जा 12 और 3 9 जा 27, सही है। और डेसिमल देंगे 4.09। बेटा प्लीज़ यार शांत रह लो। और अब ये 4.09/2 और √5 कम से कम होता है 2.24 के आसपास। देखना कितना आएगा सॉल्व करने पर? 0.8 कुछ आएगा, 0.91।
आंसर दिया 1.8 एंगस्ट्रम, 18 एंगस्ट्रम, 0.18 एंगस्ट्रम, लगभग 1 मतलब 1 एंगस्ट्रम के आसपास। अच्छा 0.91, दैट इज 1 एंगस्ट्रम हुआ ना। यहाँ आंसर दिया 18 एंगस्ट्रम, 3.6, 1.8 एंगस्ट्रम है, लेकिन 1.8 तो एग्जैक्टली आएगा नहीं, ठीक डबल 2 का अंतर पड़ रहा है ना, 2। हाँ कोई जरूरी नहीं है। अभी हम n की वैल्यू और रखेंगे, 1 2 3 करके रखेंगे, क्योंकि अगर 1 पे नहीं आ रहा है तो फिर 2 रखेंगे, तो 2 रखने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर लो, अब आ जाएगा 1.8। 1 मिनट, 0.94 आ रहा था ना, 0.91, इसका डिवीजन 0.91 आ रहा है, 0.91 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.82 यानी 1.8 एंगस्ट्रम। अब तुम लोग क्या बोल रहे हो? 4 रख ले, तो 4 रखेंगे तो 0.91 में 4 का मल्टीप्लाई, 4 और 9 4 जा 36 यानी 3.64 एंगस्ट्रम, 3.6 एंगस्ट्रम। हाँ हाँ भाई बिल्कुल, तो फिर मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि क्रिस्टल स्ट्रक्चर में n की वैल्यू तो 1 2 3 चलाएगा है भाई, प्लीज़ यार यहाँ पर मिनिमम होना चाहिए फिर कि मिनिमम इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। नहीं 1 पॉसिबल नहीं है, वैसे अगर ऑप्शन देखा जाए तो 0.9 वाला तो नहीं है, तो मिनिमम का मतलब जो मिनिमम वैल्यू ऑप्शन में दिखे वो मिला लेंगे। नहीं बिल्कुल सही बना रहा हूँ, लो बिल्कुल सही बना रहा हूँ। हाँ बेटा शांत रहना प्लीज़। एनसीईआरटी ये सर्कल लगा है ना, हाँ देखिए बेटा ध्यान से देखिएगा, अगला सवाल जो मेरे पास है वो सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुनिएगा ध्यान से बेटा, बातें नहीं करो प्लीज। ये क्वेश्चन है, इफ बोर्स क्वांटाइजेशन पॉस्टुलेट, यानी बोर का पॉस्टुलेट क्वांटाइजेशन पॉस्टुलेट MVR इक्वल टू NH/2 ब्रैकेट में लिखा NH/2। तो ये बोर क्वांटाइजेशन पॉस्टुलेट इज अ बेसिक लॉ ऑफ नेचर, लॉ ऑफ नेचर यानी हर जगह अप्लाई होगा। इट शुड बी इक्वली वैलिड फॉर द केस ऑफ प्लेनेटरी मोशन ऑल्सो, यानी यही चीज प्लेनेटरी मोशन के लिए भी लागू हो रहा है। प्लेनेटरी में क्या होता है, सन होता है और चारों ओर प्लैनेट ऐसे घूमते हैं, तो बोलता है प्लेनेटरी मोशन के लिए भी मान लो, ऐसा बोलता है, मान लो कि वैलिड है। तो बोलता है वाई देन डू वी नेवर स्पीक ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ ऑर्बिट्स ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, वाई देन डू वी नेवर स्पीक, हम कभी नहीं बोलेंगे, है ना, ये हम कभी नहीं बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ ऑर्बिट्स ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, यानी ऑर्बिट जो होगा उसका क्वांटाइजेशन, मतलब ऑर्बिट जो रेडियस होगा वो n टाइम्स ऑफ r0 होगा, ऐसा हम नहीं बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? तो अगर ये वैलिड होगा, अगर ये वैलिड होगा तो हम बोलते हैं फिर ऑर्बिट का रेडियस क्वांटाइज्ड नहीं होगा। तो प्रूफ करते हैं भाई, n² आएगा ना। हाँ लेकिन एक काम करते हैं ना, एक कैलकुलेशन ज़रा सा कर लेते हैं। देखो वो आ गया, वो देखो वो एंटी सोशल, वो सदस्य पीछे वाले ग्रुप का। हाँ भाई सही से नहीं बैठ पा रहे हो, उठो वहाँ से, उठो, हट उठो वहाँ से। प्यार से बोलता हो तो समझ नहीं आ रहा है, उठो वहाँ से, इसको आगे बिठाओ। हाँ आगे आओ, नमन तुम जरा खिसक जाओ ना। अरे दोस्त, अबे तो इतना शरीफ होता तो मैं तुम्हें आगे बुलाता। इधर तो उठ गए, इधर आ, इधर मुँह पे ना बैठे जाओ। हाँ हाँ आ जाए भैया। नाम क्या तेरा? चेतन। हाँ चेतन, ओ चेतन आ जाओ। चेतन पैंट कैसा पहना है बे? पैंट भी छोटा है तुम्हारा, छोटा भाई का पहना है लग रहा है। तुम्हारा भाई नहीं है तो पता नहीं कहाँ से लाया है, इतना छोटा पैंट कौन पहनता है?
ए शांत बोलो। हाँ, बोल रहा है कि वाई डू देन, अगर ऐसा है तो बोल रहा है ये, सुनिएगा बेटा, बोल रहा है कि इफ, सुनिएगा, इफ बोर्स पॉस्टुलेट इज अ बेसिक लॉ ऑफ नेचर, क्वेश्चन सुनिएगा, बोर पॉस्टुलेट एक बेसिक लॉ ऑफ नेचर मान लीजिए, इफ मतलब यदि ऐसा हो, बोल रहा है इट शुड बी इक्वली वैलिड फॉर द केस ऑफ प्लेनेटरी मोशन। पूरे लॉ ऑफ नेचर में ये शामिल हो गया, मान लो जहाँ कहीं भी रिवोल्यूशन हो रहा है एंगुलर मोमेंटम NH/2π फॉलो हो रहा है, तो बोला कि प्लेनेटरी मोशन में भी वैलिड होगा। तो बोला कि वाई देन डू वी नेवर स्पीक, यानी हम कभी नहीं बोलते हैं ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ ऑर्बिट्स ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, यानी सन के चारों जो ऑर्बिट है उनकी रेडियस, ऑर्बिट का क्वांटाइजेशन हम कभी नहीं बोलते अगर ऐसा होता है तो हम ये देखते हैं। अच्छा बताओ बेटा, ये प्लैनेट जब घूम रहा है तो मान लीजिए स्पीड है v, क्या ग्रेविटेशनल फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स होगा? तो ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर क्या होगा? Gm1m2, सन का मास, प्लैनेट का मास अपॉन रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा ये mv²/r होगा और ये देखिए Gms इंटू स्मॉल m अपॉन r², ये और ये कैंसिल आउट। अब बेटा mvr बराबर NH/2π, तो v की वैल्यू कितना होगा? NH/2πmr। अच्छा m से m कैंसिल आउट हो गया, v की वैल्यू आ रहा है n² अपॉन 4π² m²r², सही लिखा? देखिए 2π और mr नीचे स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4π² m²r², और ये Gms अपॉन r, एक r से एक r कैंसिल, तो r इज इक्वल टू, r उठा के इधर Gms नीचे, तो n² अपॉन 4π² m² Gms, यही ना है सन का मास। अब बेटा अगर फर्स्ट ऑर्बिट लिखे तो n की वैल्यू 1, ये वाली चीज़ कांस्टेंट है, इसको मैं r0 मान लेता हूँ कांस्टेंट टर्म, तो n² r0, तो साफ साफ दिख रहा है बेटा कि फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस होगी r0, सेकेंड ऑर्बिट की रेडियस 2 टाइम नहीं है, 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स हो जाएगा, यानी क्वांटाइजेशन में इंटीग्रल मल्टीपल आना चाहिए, यहाँ इंटीग्रल का स्क्वायर है, इसलिए हम बोलते हैं कि कभी भी क्वांटाइजेशन ऑफ ऑर्बिट्स नहीं बोलेंगे। बात समझ में आया? अगर mvr/NH/2π वैलिड हो गया तो हाँ नहीं बोलते हैं हम, बस एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। अच्छा एक्सप्लेनेशन देखे भाई, बेटा प्लीज़ यार शांत रहना। 12.16 आंसर पढ़ रहे हैं, आंसर कह रहे हैं बेटा, बिल्कुल आराम से सुनिएगा, जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो सुन लेते हैं। बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम एसोसिएटेड विथ प्लैनेटरी मोशन आर इनकम्पेरेबली लार्ज रिलेटिव टू h, यानी जो एंगुलर मोमेंटम NH/2π होता है, तो बोलता है जो प्लैनेटरी मोशन में जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो h से कई गुना ज़्यादा बड़ा होता है। तो बोलता है कि एंगुलर मोमेंटम एसोसिएटेड विथ प्लैनेटरी मोशन आर इनकम्पेरेबली लार्ज रिलेटिव टू h, यानी कंपैरिजन ही नहीं है, इतना बड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अर्थ इन इट्स ऑर्बिटल मोशन इज 10⁻70 h। बोलते हैं अर्थ अगर सन के चारों घूम रहा है तो इसका अगर तुम एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 10⁻70 टाइम्स ऑफ h, यानी h से कई गुना ज़्यादा बड़ा, इसलिए बोलता है कि इनकम्पेरेबल होता है, भयंकर बड़ा होता है। अब बोलता है इन टर्म्स ऑफ द बोर्स क्वांटाइजेशन पॉस्टुलेट, जबकि इन टर्म्स ऑफ बोर्स क्वांटाइजेशन पॉस्टुलेट दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू ए वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ n, ऐसा होने के लिए n की वैल्यू बहुत बड़ी होगी। जिस रफ्तार से एंगुलर मोमेंटम मिल रहा है, तो इसमें अगर बोर्स पॉस्टुलेट mvr/NH/2π अगर ओबे करना है तो इसके लिए n को बहुत बड़ा होना पड़ेगा। कैसे भाई? क्योंकि देखिए h/2π बहुत छोटा है और ये एंगुलर मोमेंटम 10⁻20h है, तो जरा सा 10⁻70h, तो बोल रहा एंगुलर मोमेंटम 10⁻70h और ये NH/2π है, तो तुम जरा h से h काट दो तो n की वैल्यू कितना होगा? 2π × 10⁻70,
यानी नंबर ऑफ जो ऑर्बिट होगी वो बहुत बड़ी होगी, यानी बहुत बड़ा रेडियस बनेगा। तो बोलते हैं कि फॉर सच अ लार्ज वैल्यूज ऑफ एन द डिफरेंसेज इन द सक्सेसिव एनर्जी, बोलते हैं इतना दूर चला जाएगा अर्थ, अगर ये ओबे करना तो अर्थ इतना दूर चला जाएगा कि इन्फाइनाइट जैसा मान लीजिए, यानी एन बिल्कुल इन्फिनिटी से जैसा समझिए। 10 टू दी पावर 70 का इन्फिनिटी बोल रहा है कि इन्फिनिटी मान लीजिए। अब वहाँ पर इन्फिनिटी पर थोड़ी सी और दूरी ऊपर चली गई तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बोलते हैं कि फॉर सर्च लार्ज वैल्यूज ऑफ एन द डिफरेंस इन द सक्सेसिव एनर्जी, यानी इन्फिनिटी पर चला गया। अब यहाँ से आगे वाले ऑर्बिट में जाएगा तो ये इन्फाइनाइट रेडियस है, तो ये भी तो इन्फाइनाइट रेडियस है। तो जो सक्सेसिव एनर्जी लेवल मतलब ऑर्बिट बोलते बेटा, तो बोलता है सक्सेसिव एनर्जीज एंड द एंगुलर मोमेंटा ऑफ द क्वांटाइज लेवल ऑफ द बोर मॉडल आर सो स्मॉल। बोलता है कि यार जैसे मैं बोलूँ कि मेरे और नमन के बीच में पैसे का अंतर है 1000 रुपये, तो इट मैटर करता है। हाँ सर मैटर करता है, 1000 रुपये। नमन और प्रथम के बीच में पैसे का अंतर 1000 रुपया मैटर करता है। इसको बोलते हैं कि ये डिफरेंस मैटर करता है। लेकिन मैं बोलूँ टाटा और अंबानी या अंबानी और अडानी के बीच में 1000 रुपये का अंतर है, कोई मैटर नहीं करता है। वही बात हुआ, मेरी बात सुनिए। जैसे मैं बोलता क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हम छोटे से लेवल में देखते हैं तो मैटर करता है। जैसे मैं बोलूँ एक बॉडी पे चार्ज है E, दूसरे बॉडी पे चार्ज है 2E 3E, तो हम बोलते हैं सर डिफरेंस देखो E मैटर करता है सर, ये डिफरेंस कंसिडरेबल है। लेकिन मैं बढ़ाते ये चार्ज बढ़ाते मैं बोलूँ 10 टू दी पावर 19E, और फिर बोलूँ 10 टू दी पावर, उसके बाद बोलूँ कि 10 पावर 19, और उसके बाद अगला वाला जो भी है, हाँ 1 + 10 टू दी पावर 19, एक का अंतर होता है ना। क्वांटाइजेशन मतलब होता है एक बढ़ता जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे। तो 1 जोड़ने पर 10 पावर 19 में 1 जोड़ोगे तो नेग्लिजिबल नहीं हो गया। हम बोलते हैं सर क्वांटाइजेशन अब बड़े चार्ज के लिए नेग्लिजिबल हो जाता है। उसी तरह से एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है, तो चूंकि रेडियस इन्फानाइट हो गया तो यहाँ से यहाँ जाएगा तो क्वांटाइजेशन पता ही नहीं पड़ेगा, लगेगा रेगुलर है। तो वही बोल रहा है कि यहाँ पर सच डिफरेंसेज है ना, सच लार्ज वैल्यूज ऑफ एन द डिफरेंस इन द सक्सेसिव एनर्जीज and angular momentum of the quantized level of the Bohr model are so small compared to the energies and angular momentum for the level that one can, मतलब इधर वाले में आपको दिखाई देता क्वांटाइजेशन ये बहुत दूर चला गया है। अब बड़े बड़े एंगुलर मोमेंटम है, इनके बीच का जो क्वांटाइजेशन है 1 2 3 का अंतर पता ही नहीं चलेगा। तो बोलते हैं ठीक है, सो बोलते हैं फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस कंसीडर द लेवल्स कंटिन्यूअस, यानी हम लोग बोलते हैं कि क्वांटाइज्ड नहीं है, हम बोलते हैं कंटिन्यूअस है। अगर मैं बोलूं कि मेरे और प्रथम के जो पैसे का अंतर 1000, प्रथम और नमन के जो पैसे का अंतर 1000, तो ये डिफरेंस मैटर करता है। अब बढ़ते जैसे मेरे पास 1000 रुपया था, इसके पास 2000 रुपया, मैंने कहा 1000 रुपये तेरे पास ज़्यादा है। इसके बाद 3000 रुपया, ये बोले 1000 रुपये ज़्यादा है। अब 3000 से उमा के पास आ गए 4000, तो 1000 रुपये ज़्यादा है। 4000 से 5000, अब उमा और इसके बीच में अब 4000 और 5000 यानी 1000 हो गया। अब बढ़ते 1 लाख, अब 1 लाख और उसके बाद 1,01,000, तो बोलेंगे ठीक है थोड़ा सा 1000 रुपये ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं है, मेरे पास 1 लाख है, तेरे पास 1,00,000। अब बढ़ते 1 करोड़ हो गया। अब 1 करोड़ और बगल वाले पास 1,01,000, अरे यार ठीक है इक्वल सा है, तेरे पास 1 करोड़ मेरे पास 1 करोड़, 1000 ही तो ज़्यादा है। अब बढ़ते 100 करोड़ हो गया, तो 100 करोड़ और 1000 उसके बाद अगला, अरे ठीक पैसा सब एक ही है यार तेरे पास। अब अंबानी तक पहुंच गया, तो अंबानी अडानी के बीच में 1000 का अंतर है, तो अंबानी गरीब हो जाएगा, अडानी अमीर हो जाएगा, मतलब बराबर लेवल है, तो कंटिन्यूअस हो जाती है। वही बात है, बोलो क्लियर हुआ। अच्छा एक बात बताओ, एनसीईआरटी का ये जो सोल्यूशन है, जब तक ये सोल्यूशन कोई पढ़ेगा नहीं तब तक इसके क्वेश्चन का आंसर दे ही नहीं पाएगा। कोई भी क्वेश्चन इसका जो है 2 4 10 क्वेश्चन ऐसे हर एक्सरसाइज में भरे पड़े हैं, जिसमें कि एडिशनल एक्सरसाइज में, स्पेशली एडिशनल एक्सरसाइज में, एक तो नॉर्मल एक्सरसाइज होता है, साथ में एडिशनल एक्सरसाइज होता है, उसमें 2 4 5 क्वेश्चन ऐसे पक्का मिलेंगे जो एनसीईआरटी वालों ने खुद से बनाए हुए हैं। ये क्वेश्चन इन्होंने खुद से बनाए, ये मैंने बना दिया। अब ये क्वेश्चन कोई भी पढ़ेगा तो नॉर्मली ऐसे ही अप्रोच करेगा ना भाई। मैं बोलूँगा क्वांटाइज नहीं है, मैं बोलूँगा n² है, मैं बोलूँगा n² इसलिए क्वांटाइज नहीं है। पता चला एक्सप्लेनेशन कुछ और ही है कि ये n इतना रेडियस होने के लिए इन्फिनिटी तक रेडियस जाएगी। किसको क्या पता यार, 10 टू पावर 70 कभी मैं अभी सॉल्व कर पाता, कभी नहीं कर पाता। लेकिन ये क्वेश्चन
इस टाइप के हैं कि ठीक है, अटकता है, पूछ लिया, सॉल्यूशन पढ़ के हमने आपको समझा दिया, ये नॉलेज के लिए बस। बात समझ में आया? एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ऐसा देते हैं कि एकदम एनालिटिकल होगा, मतलब जो सोचते हो वैसा ही बनेगा। अब ये कुछ ऐसे नाप शनाप क्वेश्चन है तो कोई बात नहीं, एक आध तो मिलेंगे। यही है खासकर एडिशनल एक्सरसाइज में। लिखिए बेटा, न्यूक्लियर फिजिक्स में कहाँ तक, अब तो लेके मत बैठ। हाँ हाँ, क्या ड्यूटेरियम वाला? रुक जा, पहले थोड़ा पढ़ा लूँ, थोड़ा पढ़ा लेता हूँ। चलो बेटा, मास डिफेक्ट। अच्छा बेटा रुक जा, रुक जाओ। हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ रहे थे। न्यूक्लियर फिजिक्स में पिछले लेक्चर में प्लीज़ हमने बहुत कुछ पढ़ा था, और एज़ यूजुअल मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि आपने पढ़ाई नहीं किया होगा, रिवीजन बिल्कुल नहीं किया होगा। कुछ लोग तो कॉपी कल का रखा हुआ बैग में अभी निकल रहा होगा, लाओ अभी निकालते हैं। फिर ये लिखने के बाद इसी बैग में एंटर करेगा और फिर अगले दिन निकलेगा, वो भी सोमवार को, मंडे को। आराम से, प्यार से देखिए, ध्यान से। देखिए चाचा, देख हंस रहा, पता नहीं किस बात का, अभी पढ़ ले बे। देखिए मास डिफेक्ट, देखिए मास डिफेक्ट मैंने बताया था कि जब, और बेटा मास डिफेक्ट में मैंने आपको इमेजिनेशन कराया था, अनार मान लीजिए जिसका छिलका उतार दीजिए, और उसके बाद आपको लगेगा सारे दाने जो उसके हैं वो एक एक दाना सब एक दूसरे से चिपके हुए हैं। लाइक वैसे ही न्यूक्लियस को थोड़ी देर, क्योंकि आसानी से समझना है, न्यूक्लियस दिखाई नहीं देता कि इमेजिनेशन कर ले, बस दिखता है, कार दिखता है, बोले एक बस चला तो बस दिखता है, दिमाग में चलता है बस चल रहा है, साइकिल चला रहे दिखता है, न्यूक्लियस बोलते हैं न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस दिखता ही नहीं है, तो इमेजिन कुछ तो करना पड़ेगा। तो अल्टरनेटिव तरीका मैंने ऐसे सोचा कि अनार छील दीजिए और वो अनार जिसके एक एक दाने एक दूसरे से चिपके हुए हैं, मैकेनिक्स कहता है कि उस न्यूक्लियस का मास कैसे होगा, तो बोलेंगे हर दाने का मास ऐड कर दो, है ना। एक अनार जो छिला हुआ अनार है उसमें मान लो 10 दाने हैं, तो हर दाने का मास जोड़ दीजिए, है ना, हर जो दाने हैं उसके मास जोड़ दीजिए, 10 दाने के 10 है तो टोटल का मास जोड़ दीजिए, 1 न्यूक्लियस का मास होगा। ये मैकेनिक्स कहता है, बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस जब इसको कैलकुलेट किया गया, वेट मेजर किया गया, तो पता चला उससे हमेशा कम आ रहा था। तो फिर ये बोला गया कि यार दिस इज़ द डिफरेंस, दिस इज़ द एक्चुअल डिफरेंस, दिस इज़ द रियल डिफरेंस, ये तो होके रहेगा। जब ये दाने दूर दूर होंगे इनफाइनाइट सेपरेशन पे, तो इनके मास से जोड़ो, टोटल ठीक है। लेकिन जब भी ये कंबाइन होकर के न्यूक्लियस बनाते हैं, पास आते हैं और क्लोजली पैक्ड होते हैं, एकदम होल्ड करते हैं, न्यूक्लियर फोर्स इनको होल्ड करके रख लेगा, तो इस समय एनर्जी निकलती है और ये एकदम बंध गए, एकदम टाइट हो गए बिल्कुल, इस समय एनर्जी निकलेगी। एनर्जी कहाँ से आई? तो दरअसल मास इनका लॉस होता है, और यही लॉस इन मास कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी, और ये निकल जाता है, और ये बिल्कुल क्लोजली पैक्ड, एकदम बॉन्ड समझो फ्रीज हो गया बिल्कुल ऐसे, अब निकल नहीं सकता है। तो ये दरअसल होता है। तो मास डिफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी न्यूक्लियस का मास डिफेक्ट जितना ज़्यादा रहेगा वो उतना ही स्टेबल होगा, मास डिफेक्ट कम रहेगा तो एनर्जी कम निकलेगी, तो इसका मतलब उसका स्टेबिलिटी कम है, उसे थोड़े सी एनर्जी दोगे तो टूट फूट जाएगा बिल्कुल, न्यूक्लियस के जितने पार्टिकल सब अलग अलग हो जाएंगे ईजिली। और जिसमें मास डिफेक्ट ज़्यादा आया, मतलब मास लॉस ज़्यादा हुआ, एनर्जी बहुत सारा निकलेगा, उसको तोड़ने के लिए तुम्हें बहुत एनर्जी झोंकनी पड़ेगी, जितना निकला तो उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तब पार्टिकल इनफाइनाइट सेपरेशन पे अलग अलग हो पाएंगे। बोलो फील हो रहा है? तो मास डिफेक्ट मैंने कल डेफिनेशन लिखा दिया था। मास डिफेक्ट का फार्मूला कैसे कैलकुलेट करते बेटा? मास डिफेक्ट तो डेल्टा एम बराबर, पहले न्यूक्लियॉन्स के मास निकाल लीजिए। तो देखिए Z प्रोटॉन होते हैं तो ZMP, और न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं? A-Z न्यूट्रॉन्स। प्लीज़ सुनिए, और इसमें क्या करेंगे? न्यूक्लियर मास घटा देंगे। इस तरह से में क्या निकल गया? मास डिफेक्ट। बोलो क्लियर हुआ? एकदम पक्का? ठीक। इस पे हम कुछ 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि मास डिफेक्ट के क्वेश्चन बनने लगे। ठीक है, आइए कुछ सवाल करते हैं। दीजिएगा जरा बुकलेट, डेटा नहीं चाहिए ना मुझे, है न्यूक्लियर फिजिक्स का बुकलेट है, देना। शांति बेटा प्लीज़ यार,
बार बार बोलता हूँ शांत हो जाओ तो बकवास करने लगते हैं। क्या हुआ तेरे को नमन? क्या क्या आता है इसमें? अरे आएगा, पहले ही पढ़ा दें। हाँ देखो बेटा, जो क्वेश्चन है मेरे पास वो सुनिएगा ध्यान से। देखिए मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन, प्लीज सुनिएगा ध्यान से। फाइंड द एग्जैक्टली मास डिफेक्ट का नहीं है क्वेश्चन, है क्या? देना जरा। अरे एग्जाम्पल हो या एक्सरसाइज हो, उससे क्या मतलब है? देना मेडिकल वाली बुकलेट, मेडिकल वाली बुकलेट। बोलना नहीं बेटा, क्योंकि बोलोगे तो नुकसान तुम्हारा ही है, बोलने पे नुकसान। हाँ एक मिनट। शांति। हाँ भाई, यहाँ पर बेटा क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास डिफेक्ट, कैलकुलेट द मास डिफेक्ट ऑफ, कैलकुलेट द मास डिफेक्ट ऑफ हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम न्यूक्लियस गिवन, बेटा सुनिएगा ध्यान से, गिवन मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस इज 4.001508 U। इसीलिए बेटा इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में प्रॉब्लम ये आएगी कि मैं कोई भी क्वेश्चन अपने तरफ से इमेजिनरी नहीं दे पाऊंगा। इसके लिए मुझे डेटा की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, और ये याद नहीं करना है, क्वेश्चन में गिवन होता। रुक जाओ रुक जाओ, क्वेश्चन में गिवन होता है, इसलिए यहाँ पर डेटा की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए मैं अपने तरफ से नहीं कर सकता, कोई भी क्वेश्चन इमेजिन करके दे दिया। ध्यान दीजिए, मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.007276 U एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1.008665 U। अब बेटा हमें मास डिफेक्ट सॉल्व करना है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए पहले सुनिए बेटा, सीखोगे। पहला सवाल मैं करके दिखा रहा हूं, देखो कैसे करेंगे। Z टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। अच्छा बताओ, हीलियम न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं? 2, तो 2mp प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होते हैं? 2 न्यूट्रॉन, तो 2mn माइनस न्यूक्लियर मास, यही करेंगे। चलिए प्रोटॉन का मास कितना बेटा? देखिए प्रोटॉन का मास ये दिया है 1.007276 प्लस न्यूट्रॉन का मास कितना ये है, तो यहाँ लिखेंगे 2 × 1.008665 U। और हीलियम न्यूक्लियस का मास एक्सपेरिमेंटली कितना मेजर होके आया? ये 4.001508 U। ये लिखा, देख रहे हो। थोड़ा इसमें बस इस चैप्टर में यही एक दिक्कत आती है, कैलकुलेशन आएगा और मैं अपनी तरफ से कोई भी सवाल नहीं दे पाऊंगा, इसके लिए मुझे डेटा की रिक्वायरमेंट होगी बार बार। अच्छा, और एक चीज़ और, जैसे अभी मास ऑफ प्रोटॉन ये लिखा हुआ है, किसी क्वेश्चन में होगा कि
डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक लिखा रहा है ना। तो वो सवाल डिफरेंट, लेकिन आपको डेटा की रिक्वायरमेंट जरूर होगी, आपको सब गिवन होगा, आपको कुछ भी पहले से याद नहीं करना है। अब सुनिए बेटा, इस सवाल में केवल कैलकुलेशन है, मैं इस कैलकुलेशन को करता हूं, ध्यान देना। यहां पर क्या आएगा बेटा, तो डेल्टा m इज इक्वल टू, चलो भाई एक काम करें, 2 कॉमन ले लें और इनको पहले ऐड कर देते हैं। तो 2 इंटू, अब ऐड करते हैं, देखिए 6 और 6, 6 और 5 1 बचा, 7 और 1 8, 8 और 6 14, 1 3 और 6 9, 7 और 8 15, 5 1 और 0 1 0.1 + 1 2, देखिए ये आ गया। अब -4.00150884। अब बेटा इसका मल्टीप्लिकेशन 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 9 2 जा 18, 8 1, 5 2 जा 10 on 1 11 1 3 0 4। ठीक है, इसमें सब्ट्रैक्ट करना 4.00, यही है ना बेटा। प्लीज़ यार बातें नहीं करो प्लीज़। देखो 6 3 3, अब मिलाता हूँ आंसर। हमारे पास 0.03736 को 74 कर दिया है। देखो सी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन 77। इस तरह का एक सुनो, होते बहुत आसान है लेकिन कैलकुलेशन करना पड़ता है और इतना भी ज़्यादा नहीं आएगा, आप कर सकते हो। 77 का सी है। बोलो क्लियर। चलो एक सवाल आप लोग बना लो ताकि अब मार्क्स डिफेक्ट का सवाल आए तो आप बना सको, कभी दिक्कत ना हो आपको। इसे लिख लो, पहले इसे लिख लो। एक सवाल और बना, बोलो नहीं, लिखो एक सवाल। बोले बेटा। अब ये काम करते हैं, थोड़ा एक टॉपिक और पढ़ते हैं। लिखिएगा बेटा हेडलाइन, फिर बनाएंगे क्वेश्चन। हेडलाइन लिखिएगा बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी। देखो सुनो ध्यान से प्लीज। अच्छा देखो बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है बेटा, इसको समझिए। जब न्यूक्लियॉन्स इनफाइनाइट सेपरेशन पर होते हैं, यानी बेटा वो जो अनार जिसका आप छिलका उतार देते हैं तो सारे दाने एक दूसरे से चिपके हुए थे, क्लोजली पैक्ड होते हैं। मान के चलो कि वो इनफाइनाइट सेपरेशन पे थे पहले। अब आपको ये टास्क दिया गया कि न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कराना है, तो वो जो न्यूक्लियस इनफाइनाइट सेपरेशन पे तो उन्हें पास लाया जाएगा, सभी को पास लाया। जैसे मान लो 5 न्यूक्लियॉन है, 10 न्यूक्लियॉन है, 50 न्यूक्लियॉन है, पास लाएंगे। अभी सब इनफाइनाइट सेपरेशन पे मान के चलना। जब पास लाते हैं और पास लाते हैं, जैसी न्यूक्लियर फोर्स वाली रेंज लाते हैं, है ना, न्यूक्लियर फोर्स की रेंज क्या होती है 10⁻⁻15 मीटर, इतना दूर तक करीब लाना पड़ता है। और जैसे ही पास लाते ज्वाइंट हो जाता है बिल्कुल।
एकदम क्लोजली पैक्ड हो जाता है। और उस केस में क्या होता है बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनना, क्लोजली पैक्ड हो जाता है और रेडिएशन निकलता है, मास डिफेक्ट होता है और रेडिएशन निकलता है। तो जो रेडिएशन निकलता है इसी को बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। यानी हम बोलते हैं कि व्हेन न्यूक्लियॉन्स ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू फॉर्म अ न्यूक्लियस, क्लोजली पैक्ड न्यूक्लियस, एंड द रेडिएशन इमिटेड इज सेड टू बी द बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी की दो डेफिनेशन है, सुन लो। पहला डेफिनेशन तो ये है कि जब न्यूक्लियॉन्स आकर के मिलते हैं और न्यूक्लियस बनाते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होती है, या दूसरा डेफिनेशन है कि जितनी एनर्जी चाहिए न्यूक्लियॉन्स को तोड़ने के लिए, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में तोड़ने के लिए, उस एनर्जी को भी बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। जितनी एनर्जी निकलेगी उतना ही चाहिए मिनिमम रिक्वायरमेंट, उतनी दोगे तो न्यूक्लियॉन्स एकदम अलग अलग हो जाएगा, बिल्कुल अलग। पूरा अनार का दाना अनार अलग अलग हो गया, दाना अलग अलग हो गया। बात समझ में आई? तो लिखेगा बेटा, बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन लिखेगा। तो इसमें स्टार मार्क के पहली बात, द एनर्जी रिलीज्ड when nucleons come together from infinity to form closely packed nucleus। बात नहीं करना बेटा, closely packed nucleus is said to be binding energy। न्यूक्लियस के अंदर सारे न्यूक्लियस क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो जब भी न्यूक्लियस को इन्फिनिटी से पास ला करके और क्लोजली पैक्ड हो जाएगा और न्यूक्लियस बन जाएगा तो उसमें जो एनर्जी निकलती है दैट इज कॉल्ड द बाइंडिंग एनर्जी। सुनना बेटा, आराम से सुनो। कंसेप्ट अगर अभी क्लियर नहीं हुआ तो आगे ये चैप्टर बहुत खतरनाक हो जाता है। मैं बता रहा हूँ, ये दो चैप्टर सेमीकंडक्टर और न्यूक्लियर अगर आपको स्टार्टिंग से समझ आ गया तो चैप्टर बहुत ईजी लगेगा कि हाँ सर आपने बाइंडिंग एनर्जी पढ़ाया है, बहुत ईजी होता है। न्यूमेरिकल कराऊंगा अभी बाइंडिंग एनर्जी का, सुन लो पहले, कंसेप्ट क्लियर करेंगे तभी तो होगा। और बाइंडिंग एनर्जी का दूसरा डेफिनेशन ये है कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्प्लिट अ न्यूक्लियस into its constituent particles, यानी बिल्कुल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक एक कण अलग हो जाए, इज सेड टू बी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। बोलो क्लियर हुआ? इसको बोलते बेटा बाइंडिंग एनर्जी। बोलो यहां तक समझ में आया? तो बाइंडिंग एनर्जी क्या है? न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। या न्यूक्लियस पास आकर के न्यूक्लियस बनाते हैं तो एनर्जी निकलेगा। न्यूक्लियस तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए या रिलीज होगा? चाहिए। और न्यूक्लियस बनाने के लिए एनर्जी चाहिए या रिलीज होगा? रिलीज होगा। न्यूक्लियस जब भी बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, मास डिफेक्ट के से एनर्जी रिलीज होगी। बोलो क्लियर? डेफिनेशन लिख लिया बेटा? क्या हुआ? अरे बैल है ना। अच्छा देखो, अब देखो बेटा बाइंडिंग एनर्जी हम कैसे सॉल्व करते हैं। प्लीज रुक जा बेटा, रुक जा, पहले बोलने दे। देखिए बाइंडिंग एनर्जी कैसे सॉल्व करते हैं ये सुनिए। तो देखो बेटा बाइंडिंग एनर्जी सॉल्व कैसे करते हैं। देखो बाइंडिंग एनर्जी वेरी सिंपल कैसे सॉल्व करते हैं। अच्छा आप जानते हैं कि ये जो एनर्जी निकलती है वो मास डिफेक्ट कैसे निकलती है। यानी जब आप मास डिफेक्ट कैलकुलेट कर लो तो आइंस्टीन का एनर्जी मास रिलेशन E बराबर mc², तो डेल्टा m इंटू c², इससे बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट हो जाएगा। और सुनिए, इफ बिल्कुल आराम से सुनना बेटा, अगर ये मास डिफेक्ट इफ डेल्टा m इज इन mu
अगर मान लो बेटा डेल्टा एम आपने एमयू और एमयू में ही निकालेंगे, डेटा एमयू के टर्म्स में रहता है, तो उस केस में बेटा बाइंडिंग एनर्जी हम कैसे निकालेंगे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो मास डिफेक्ट सॉल्व करके और 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई करना है बस। सुनिए, मास डिफेक्ट निकाल लो। मास डिफेक्ट जैसे मान लो जो भी आया एमयू में, और 1 एमयू कॉरेस्पॉन्ड्स टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पिछले लेक्चर में कराया मैंने। तो डेल्टा एम अगर एमयू में हो और बोले बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करो, ध्यान रखना हाइड्रोजन एटम में ऑर्बिट में बाइंडिंग एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, यानी ऑर्बिट के बाइंडिंग एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, जबकि न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा का मतलब होता है 10⁻⁶, या इसे मिलियन भी बोलते बेटा। अगर मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोले तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, मेगा बोल लो या मिलियन बोल लो, बात एक ही है। बात समझ में आया? तो आपको कैसे करना है बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट? आपका पहला टास्क रहेगा मास डिफेक्ट कैलकुलेट करो। मास डिफेक्ट के लिए डेटा मेरे पास रहेगा, प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास, न्यूक्लियर मास, उससे मास डिफेक्ट तसल्ली से सॉल्व कर लो, फिर 931.5 से मल्टीप्लाई कर लो, वी हैव द बाइंडिंग एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो क्लियर? पहुंचो है जी। किसका बताना जरूरी होता है ना, अब कहीं केजी में दे देगा तो 931.5 की आदत बनी रहती है। हो गया बेटा? हो गया? ए बेटाएं, अच्छा सुनो, एकदम आराम आराम से सुनते रहना, ठीक है? जिस न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी हाई होगी। लिखेगा द न्यूक्लियस which having more binding energy, the nucleus which having more binding energy will be more stable. The nucleus which having more binding energy will be more stable. More stable. हो गया? ध्यान से सुनना, बहुत आराम से सुनिए सुनिए। अब यहां पर बेटा जो मैं समझा रहा हूं उसको समझना ध्यान से। क्या होता है, सुनना बिल्कुल बेटा, सुनो इधर ध्यान से, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, अब सुनो। अब यहां पर बेटा होता क्या है, जो मैं बोलने जा रहा हूं उसको समझना ध्यान से। जैसे कभी कभी क्या होगा कि कोई न्यूक्लियस जिसको हम बोलते हैं कि स्टेबल क्यों है, तो हम बोलते हैं सर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन को ओवरकम करता है न्यूक्लियर फोर्स, और जितना फोर्स बाहर की तरफ उतना फोर्स अंदर की तरफ क्लोजली पैक करके रखता है, तो न्यूक्लियस टूट नहीं पाता है। बट ऑल न्यूक्लियाई आर नॉट स्टेबल, सभी न्यूक्लियाई स्टेबल नहीं है, बल्कि एटॉमिक नंबर 84 के बाद, ध्यान से सुनिएगा, द न्यूक्लियाई द एलिमेंट विच हैविंग एटॉमिक नंबर मोर देन 84, एटॉमिक नंबर 84 पोलोनियम है, पोलोनियम, उसके बाद के सब जो हैं बोल लूँ, और 82 लेड है, कहीं 82 लिखा है कहीं 84 लिखा है, हम 84 बाउंड्री लाइन लेते हैं। 84 के बाद जितने भी एलिमेंट है बेटा वो सब रेडियो एक्टिव हैं। जैसे रेडियम रेडियो एक्टिव है, यूरेनियम रेडियो एक्टिव है। उसमें क्या होता बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनिए, सुनना आपके लिए बहुत ज़रूरी है तमीज से। इसमें क्या होता बेटा कि न्यूक्लियस के अंदर एक स्टेबिलिटी होती है, जिसमें क्या होता है अंदर की तरफ जितना फोर्स लग रहा है उतना ही बाहर की तरफ बैलेंस रहता, हम बोलते स्टेबल है। बट कभी कभी क्या होता है, या तो एक्सेस प्रोटॉन हो जाते हैं या एक्सेस न्यूट्रॉन हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, ये फोर्सेज में से कोई एक फोर्स बड़ा और कोई एक फोर्स छोटा। तो प्रॉब्लम होता है कि स्टेबल न्यूक्लियस जैसे हम देखते हैं सोडियम है, कार्बन है, जो आइसोटोप्स नहीं है, नेचुरल वाले हैं, तो वो स्टेबल होते हैं।
लेकिन उनके आइसोटोप्स अनस्टेबल होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। आप कार्बन C12 बोलते हैं, चलो ठीक है स्टेबल न्यूक्लियस है, C14 अनस्टेबल न्यूक्लियस है, उसके अंदर रेडियो एक्टिविटी की प्रॉपर्टी है। तो बेसिकली क्या होता है, न्यूक्लियस जो होता है जब अंदर की तरफ लगने वाला फोर्स और बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स ये जैसे ही बैलेंस करते हैं तो बोलते हैं स्टेबल है। लेकिन जब अंदर वाला फोर्स बढ़ा हो या बाहर वाला फोर्स बढ़ा हो तो हम बोलते हैं ये अनस्टेबल है। और अनस्टेबल न्यूक्लियस क्या होता है बेटा, ये अनस्टेबल न्यूक्लियस इसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस। इसलिए बोलते हैं क्योंकि अब अनस्टेबल है। अब ये कैसे स्टेबिलिटी गेन करेगा, इसके अंदर हलचल मची रहती है, बिल्कुल तूफान मचा रहता है क्योंकि अनस्टेबल है। अब ये कुछ तो करेगा, कुछ तो करेगा क्योंकि अनस्टेबल है। बिल्कुल आराम से सुनना, ये अनस्टेबल है, कुछ तो करेगा, अंदर तूफान मचा हुआ है क्योंकि बैलेंसिंग नहीं है। अब क्या होता है, ये स्टेबिलिटी जो गेन करेगा वो ये डिपेंड नहीं करेगी बाहर से तुम हथौड़ा मार के अभी इसको शांत करते हैं, हथौड़ा मार दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, प्रेशर, इससे कुछ नहीं होता है। ये जो होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ये अपने आप अपने तरीके से स्टेबिलिटी गेन करेगा। तुम चाहे बाहर कुछ भी कर लो, ये जो है स्टेबिलिटी जो गेन करेगा अपने तरीके से करेगा, इसलिए इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इसमें क्या होगा, अचानक से रेडिएशन निकलेगा, फटाक से अल्फा बीटा गामा ऐसे करके रेडिएशन निकलते हैं। अल्फा निकला, पता चला जो बचा वो अभी हल्का सा तूफान है, अच्छा अभी भी स्टेबिलिटी नहीं आया कम वक्त, फिर कुछ ना कुछ करेगा। और कुछ ना कुछ जो करेगा वो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है और हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अभी फूट जा, अभी कि अभी जो ना हो जाए, हथौड़ा मार देते, 2-4 हथौड़ा भट्टी में डाल देते, कुछ तो हो जाए, कुछ नहीं, ये अपने तरीके से होगा। फिर अचानक से बीटा निकला, अच्छा बीटा जो निकला पता चला अल्फा निकला, अब पता चला बीटा निकला, आप देखते रहे कि आज निकलेगा बीटा, कल निकलेगा बीटा, पता चला वर्षों गुजर गए, कुछ हो ही नहीं, लेकिन बिल्कुल घूम रहा है, तूफान मचा हुआ है, कुछ हो रहा है। तो कोई भी डीके जो करते हैं, इसको निकलने को बोलते हैं डीके करना। तो ये जो डीके होगा, टूटेगा, इसको बोलते हैं डीके, डिसइंटीग्रेशन। ये डिसइंटीग्रेशन जो होगा इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, अपनी मर्जी से। या तो पार्टिकल जो निकालेगा अल्फा बीटा गामा, हो सकता है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में निकाल दें, या हो सकता करोड़ों साल लग जाए, कोई टाइम लिमिट नहीं है। तो यहां पर बेटा ये रेडियो एक्टिव डीके होता है। क्या होता है बेटा, इसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव डीके। रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं और इसमें रेडियो एक्टिव डीके होता है। रेडियो इससे बोलते हैं क्योंकि रेडिएशन निकलता है, इससे बोलते हैं रेडियो एक्टिव, एक्टिव है और रेडिएशन निकलेगा, इसलिए इसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव। और वो किस में होगा, जो अनस्टेबल होगा। मेरी बात सुनना, बहुत आराम से सुनना बेटा। इसलिए मैंने आपसे बोला कि जैसे हिरोशिमा नागासाकी पर जो यूरेनियम का पूरा वो जो फ्यूज़न कराया उसने, अमेरिका ने ट्रिगर कर दिया, यूरेनियम का सैंपल डाल के उस पर ट्रिगर कर दिया, तो यूरेनियम जो है वो फूटा, वो टूटा, बेरियम, क्रिप्टन, नए नए एलिमेंट्स बने, वो सब के सब रेडियो एक्टिव हैं। वो आज भी वहाँ इन्वायरमेंट में मौजूद हैं, वो सब के सब मौजूद है, दिखते थोड़ी ना है, इतने छोटे छोटे दिखते नहीं हैं, लेकिन उससे जो रेडिएशन निकलता है बहुत खतरनाक रेडिएशन निकलता है। एक बार क्या हुआ कि ये दिल्ली की घटना है, एक कूड़े वाला जो है वो कूड़ेदान में वो उठा रहा था, कूड़ा वूड़ा ले जाने के लिए बिनते हैं ना कूड़े वाले, तो वो कोबाल्ट उसको मिल गया, वो कोबाल्ट उठा लिया। और कोबाल्ट उस समय पता नहीं कहाँ से आया, वो रेडियो एक्टिव था, तो वो रेडियो एक्टिव था, उस रेडिएशन के रेंज में आ गया वो, और वो रेडिएशन के रेंज में आ गया, विद इन फ्यू मिनट्स उसकी पूरी बॉडी काली हो गई, बिल्कुल रेडिएशन हजार्ड हुआ उस पर, और वो कुछ ही अगले पल में निपट गया। और जब ये लोगों को पता चला तो तुरंत वो एरिया पहले तो सील किया गया और तुरंत उस कोबाल्ट मटेरियल को पहले कवर अप किया गया, क्योंकि वो रेडिएशन निकाल रहा था, अल्फा बीटा गामा। ये तो अच्छा हुआ कि उसमें फ्यूज़न नहीं था, फ्यूज़न हो जाता तो रायता ही फैल जाता, तो बॉम्ब बन जाता एक तरह का। उसमें तो रेडियो एक्टिव रेडिएशन निकले थे अल्फा बीटा, चूँकि वो रेडियो एक्टिव था, वो उसको पहले कवर अप किया, उसके बाद ले जाकर के लैब में गया, बोला अरे कोबाल्ट है। फिर न्यूज़ आई और पूरे न्यूज़ चैनल पे चल रहा था कि भाई ये पूरा जो है कोबाल्ट पता नहीं कहाँ से आ गया और रेडियो एक्टिव कोबाल्ट है ये। तो इतना रेडिएशन खतरनाक होता है इसका कि हमारी बॉडी पर आ जाएगा तो कैंसर का कारण बनता है। ये सेल को कैंसरस सेल बना देगा और इन विद इन फ्यू मिनट आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे इसके रेडिएशन को। इसका एक लिमिट होता है। इसलिए देखिए, जब आप ऐसे ही समझिए, अल्फा बीटा गामा छोड़िए, जब आप कभी एक्सरे कराने जाएंगे, चेस्ट वेस्ट का एक्सरे, कभी खांसी वासी होती है तो लोग बोलते जाओ एक्सरे करा के लाओ, वो एक्सरे करने वाला आदमी तुरंत एक्सरे करेगा और हटा देगा, हटो भाई, विद इन फ्यू सेकंड बोलेगा हटो, हो गया कंप्लीट।
वो यहाँ से रेडिएशन छोड़ेगा, रेडिएशन को यहाँ से जाने में c स्पीड है, वो तुरंत गया, इमेज बन गया, बोलेगा हटो भाई, हटना वहाँ से। कारण रेडिएशन के असर अगर आपकी बॉडी ज़्यादा देर तक उस रेडिएशन में रहेगी तो कैंसरस सेल होता है। अल्फा बीटा गामा तो उससे ज़्यादा खतरनाक है। बात समझ में आ रही है? रेडियो एक्टिव रेज उससे कई गुना ज़्यादा खतरनाक है। तो इसीलिए बेटा यहाँ पर मेरी बात सुनिएगा जो मैं समझाने जा रहा हूँ। मान लीजिए कोई रिएक्शन हुआ, मान लीजिए ए है और मान लीजिए इसमें कोई रिएक्शन हुआ, टूट गया, सपोज दैट। अब ये रिएक्शन हुआ और इसमें बी और सी बना दो नए एलिमेंट, लेट अस सपोज। अब बोला ये जो रिएक्शन है वो जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत आराम से सुनिएगा कि ये रिएक्शन हमसे पता लगाने को आएगा कि एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है, पूछेगा हमसे। अब देखो मैं कैसे करूंगा, आराम आराम से समझना देखना। पहली बात तो बेटा कि बोलेगा कि मास है इसमें, हाँ न्यूक्लियस का मास है, न्यूक्लियस का मास है, तो मास की वजह से एनर्जी E1 है और ये एनर्जी आइंस्टाइन की थ्योरी से mc² से निकलेगा। अगर न्यूक्लियस का मास दिया है तो c² से तो इसकी एनर्जी निकल जाएगी। मास इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसकी एनर्जी दी जाएगी और इसकी एनर्जी दी जाएगी मास की वजह से। ये एनर्जी किसकी वजह से बेटा? मास की वजह से। तो अगर कभी भी ऐसा हो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में बहुत आराम से सुनना, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें एनर्जी रिलीज होगी, तो एनर्जी जो रिलीज होगी इसमें जो प्रोडक्ट की एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी, इसलिए इसको IR कर देते रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट जो बने उसकी एनर्जी EP कर देते। बोलो क्लियर? तो क्या प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होगी? जल्दी बताओ। सर एनर्जी सर रिएक्टेंट की ज़्यादा। बैल बुद्धि, वही हमें लगा तुम लोग केमिस्ट्री नहीं पढ़े हो क्या है? अच्छा एक बात बताओ, एक मिनट, उठ वहाँ से, उठ वहाँ से, खड़े हो जा, तू इधर आके खड़े हो, खड़े हो इधर। देखिए ध्यान से, एक बात सोचो बेटा, केमिस्ट्री में हम लोग एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक होता था। एक्सोथर्मिक में क्या होता है? एनर्जी निकलता है या एनर्जी रिलीज रिक्वायर्ड होता है? एनर्जी रिलीज होता है। एक बात सोचो बेटा, ये जो एनर्जी इसके पास वो 100 जूल है, मान लो ये मास की वजह से एनर्जी है ना, रुकना, और अब प्रोडक्ट बने तो प्रोडक्ट में मास की वजह से एनर्जी कम होगी। मान लीजिए 90 जूल हो गई तो 10 जूल क्या होगा? निकल जाएगा। अच्छा हम लोग ये पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है 10 जूल निकल जाएगा, तो निकलेगा कैसे भाई? आग निकलेगी क्या? क्या निकलेगा? 10 जूल निकलेगा तो क्या निकलेगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या निकलता है? एनर्जी निकलती है, तो एनर्जी का कोई तो फॉर्म होगा, हीट निकलेगा, साउंड निकलेगा, आवाज़ होगा। तो हम बोलते हैं बेटा डिफरेंट फॉर्म्स में एनर्जी निकलती है। जैसे 10 जूल है, हीट भी हो सकता है, रेडिएशन ग्रुप में निकल सकता है, पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में भी तो हो सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं एक बॉम्ब है, अब बॉम्ब जो है वो फट गया तो 2 बॉडी बना, 2 फ्रैगमेंट बना, तो ये सोचो इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 थी और इसकी काइनेटिक एनर्जी मान लो 1 जूल और इसकी काइनेटिक एनर्जी 2 जूल, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी रिलीज हुई? 3 जूल। तो 3 जूल एनर्जी रिलीज हुई। हम बोलेंगे 3 जूल एनर्जी रिलीज हुई सर, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक है, इसमें एनर्जी रिलीज होती है, 3 जूल रिलीज हुई। देखो सर 1 जूल और 2 जूल, 3 जूल। अब अगर पूछा जाए 3 जूल कहाँ से आया, तो हम बोलते हैं देखो ये रिएक्टेंट की एनर्जी 100 जूल थी, मास की वजह से एनर्जी कम होगी, इसमें मास होगा, इसमें भी मास होगा, एनर्जी कम होगी 90 जूल, तो बाकी का 10 जूल रिलीज हो रहा है। अगर इसकी ज़्यादा कर दिया आपने, 110 जूल हो गया मास की वजह से एनर्जी, तो एनर्जी देनी पड़ेगी, ये एंडोथर्मिक हो जाएगा। नई बात समझ में आएगा? देखिए ये सब फील कराना पड़ेगा। क्वेश्चन आएगा, पढ़ा हुआ रहेगा तो जवाब समझ में आएगा, नहीं पढ़ा हुआ रहेगा रायता फैला रहेगा, पता ही नहीं पड़ेगा क्या हो रहा है। इधर ध्यान देना। तो एक बात बताओ बेटा, आपको कंफ्यूजन था, क्या आपको ये क्लियर हुआ कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेगा तो मास की वजह से रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा और प्रोडक्ट की एनर्जी कम? बिल्कुल आराम से सुनना। तो हम बोलेंगे सर ER इज ग्रेटर देन EP। अब क्या होता बेटा, मेरी बात ध्यान सुनना, अब यहाँ पर रिएक्टेंट की एनर्जी नहीं दिया गया है, रिएक्टेंट की बाइंडिंग एनर्जी दिया गया है, और ये जो प्रोडक्ट है इनकी बाइंडिंग एनर्जी गिवन है। अब एक मिनट सुनना ध्यान से, बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है? ये एनर्जी मतलब मास की वजह से एनर्जी इसमें है
अब बाइंडिंग एनर्जी का मतलब एनर्जी चाहिए, टूटने के लिए एनर्जी चाहिए। अब जरा एग्जांपल समझना, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो मुझे ऑडी कार लेनी है। हाँ हाँ, ड्रीम है, ड्रीम है तो ड्रीम रखने में क्या बुराई है, टारगेट है। हम ऑडी से सोचते हैं कि घूमेंगे, ऑडी हम अपना खरीदेंगे, ऑडी से आएंगे कोचिंग, ठीक है। एक मिनट, अब ऑडी खरीदने के लिए मुझे 50 लाख रुपए चाहिए। एक मिनट, अब 50 लाख वाली ऑडी मुझे लेनी है। एक मिनट, अब मैंने पैसे जमा करे और जमा करने पर मैंने देखा मेरे पास 10 लाख रुपए है। अब मुझे कितने की ज़रूरत है, तो 10 लाख है ये एनर्जी, और ज़रूरत कितने की है, 40 लाख की। अब मैं पूछा यार मेरे को ना 1 जनवरी को ना 1 जनवरी को मेरे को ऑडी बिल्कुल शोरूम से बाहर निकालनी है और बिल्कुल ऑडी खरीद लेनी है। तो मैंने कहा मेरे को कितनी की ज़रूरत है, 40 लाख की, रिक्वायरमेंट मेरी 40 लाख की है, ठीक। अब मैं एक फ्रेंड को फ़ोन करा, मेरा फ्रेंड है दीपक, तो मैंने उसको फ़ोन करा, आराम से वो नेवी में है भाई, बड़ा अच्छा दोस्त है मेरा। तो मैंने उसको फ़ोन करा, हाँ भाई, तो बोला हाँ भाई बताओ। हाँ, मैंने कहा यार मेरे को ऑडी खरीदनी है, 40 लाख रुपए है क्या तेरे पास। बोला यार है तो, लेकिन तेरे को आना पड़ेगा, तेरे को आना पड़ेगा घर पे। तो मैंने कहा ठीक है भाई। तो मैं उसके घर चला गया। अब घर जाने के लिए, उसके घर जाने के लिए लेट अस सपोज उसके घर जाने के लिए मेरे को 1 लाख रुपए खर्च करने पड़े, मान लो ऐसे। अच्छा ऐसे छोड़ो, ऐसे छोड़ो, एग्जाम्पल समझा रहा हूँ तो हंसी मजाक कर रहे हैं। अरे एग्जाम्पल को समझो यार, क्योंकि इससे रिलेट है। अच्छा मेरे को 10 लाख रुपए मेरे पास है और 40 लाख रुपए मेरी ज़रूरत है। तो मैंने कहा चलो यार उसके पास चलते हैं। तो मैं सुबह निकला, उससे मिला, वो बोला वहाँ चल, वो बोला वहाँ चल, खूब दिन भर चले। शाम को आए तो पैसे मिले नहीं, घर पे आए तो पता चला कि पूरे दिन भर में मैंने 1 लाख रुपए खर्च कर दिए। लेटेस्ट सपोज बैंक वाला बोला ये पैसे वो पैसे दो, हम लोन करा देंगे, बैक डोर से लोन करा देंगे, ये करा देंगे, मेरे 1 लाख रुपए खर्च हो गए। मैं जब घर पे आया तो मैंने कहा, फिर गड्डी निकाला, काउंट करा तो पता चला 9 लाख है, 1 लाख रुपये खर्च हो गए। मैंने कहा यार एक मिनट, मैंने कहा यार अब 9 लाख बचे यार। तो अब मुझे बताओ, मैं बोलूँ बेटा, एग्जाम्पल समझे, अब अपने जो बकवास है उसको बंद कर ले तो थोड़ा मैं समझा सकूं। अब आप सोचो, एक मिनट, अब जो प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी है, यानी सुबह सुबह मैंने देखा मेरे को 40 लाख की रिक्वायरमेंट थी और मैंने शाम को देखा तो मेरे पास 41 लाख की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि 9 लाख बचे हैं ना। अब मेरे को 41 लाख जुगाड़ करने पड़ेंगे। अरेंजमेंट कितने की करनी पड़ेगी, 41 लाख की, यानी बाइंडिंग एनर्जी इज द चाहिए, 41 लाख चाहिए। अब तो बताओ इस प्रोसेस में मैंने पैसे खर्च किए या मुझे पैसे मिले, यानी एनर्जी खर्च किया मैंने। इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी बोले रिएक्टेंट की बाइंडिंग एनर्जी दी जाए और प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी दी जाए, और कहीं ऐसा हो कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज स्मॉलर एंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज लार्जर, तो बोलेंगे सर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि अभी तुम्हें चाहिए थे इतना लाख रुपए, 40 लाख, अब तुम्हारी रिक्वायरमेंट 41 लाख है। इसके लिए 1 लाख रुपए तुमने खर्च किया, एनर्जी खर्च किया है, एनर्जी तुमने रिलीज किया है। एनर्जी रिलीज किया मतलब एक्सोथर्मिक है। बोलो क्लियर? एक मिनट आराम से समझो, बोलो क्लियर हुआ? तो बेटा क्या होता है, न्यूमेरिकल्स इस पे पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस थ्योरेटिकल आते हैं। मैं जिस टॉपिक पे जोर दे रहा हूँ बिल्कुल ध्यान से सुनो, अगर नहीं आएगा ना तो रायता फैल जाएगा। तो बताओ ये क्लियर हुआ? अब अगर एक्सोथर्मिक बोले ये क्या है, मास की वजह से एनर्जी, बोलो एनर्जी ड्यू टू द मास, यानी इसमें मास है तो इसमें एनर्जी है। और वो एनर्जी कैसे कैलकुलेट होगा, mc² से, E = mc²। मास है तो एनर्जी है, मास है तो एनर्जी है, मास है तो एनर्जी है। पूरी एनर्जी प्रोडक्ट की निकल गई और ये पूरी एनर्जी रिएक्टेंट की निकल गई। अगर मास की वजह से एनर्जी कम हो गई तो ये बाकी एनर्जी निकल गई, तो हम बोलते हैं सर वो एक्सोथर्मिक है। बाइंडिंग एनर्जी एनर्जी है या चाहिए? चाहिए। अब प्रोडक्ट में बाइंडिंग, जब प्रोडक्ट बना तो पता चला बाइंडिंग एनर्जी और बढ़ गई, तो मैंने कहा बे एनर्जी तो रिलीज हुई है, इसका मतलब नहीं आया समझ में, बोलो क्लियर? अच्छा बेटा इसका ठीक उल्टा एंडोथर्मिक रिएक्शन में होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में होता है। आराम से सुनना, एंडोथर्मिक रिएक्शन
एंडोथर्मिक में क्या होगा, एनर्जी देंगे, तो रिएक्टेंट के पास एनर्जी है, फिर एनर्जी देंगे, तब प्रोडक्ट की एनर्जी। तो यहां पर प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। प्रोडक्ट की एनर्जी, प्रोडक्ट में एनर्जी ज्यादा मिलेगी, क्योंकि रिएक्टेंट की तो एनर्जी थी, ऊपर से एनर्जी और सप्लाई दिया, तो प्रोडक्ट में एनर्जी वो जुड़ गई। बाइंडिंग एनर्जी क्या होगा बेटा, मान लो मैं फ्रेंड के पास गया, मैंने बोला 40 लाख की जरूरत है, उसने 10 लाख मुझे उल्टा पकड़ा दे के, ले भाई मेरे पास 10 लाख है, तू ले जा। मैं घर पे आया, पता चला 10 लाख तो था ही, 10 लाख और मिल गए, 20 लाख, तो मुझे अब रिक्वायरमेंट मात्र 30 लाख की हो गई ना। तो इसका मतलब मैंने पैसे लिए या खर्च किए, तो लिए। जब बाइंडिंग एनर्जी कम हो जाती है तो इसका मतलब पैसा आपको मिल गया सर, मिल गया। बोलो फील हुआ थोड़ा सा, लिख लो। ए शांत, ये छोटा तरीका ही तो है बे। अरे सुनो, क्लिक ऑफ माइंड तो सिंपल है ना यार। बाइंडिंग एनर्जी चाहिए, रिएक्टेंट को अभी 1 रुपया चाहिए था, प्रोडक्ट बना 2 रुपये चाहिए, एनर्जी छोड़ दिया इसने, इसका मतलब इस सिंपल कंसेप्ट तो है। हैं? आराम से, आराम से। शांति, देखो बकवास शुरू हो गया, जाओ बैठो और आगे ही की तरफ बैठो, जरा उसके पास बैठो, पढ़ा लिखा बच्चा लग रहा है, उससे तुम बात भी ना कर पाओगे, बात ही नहीं करेगा तुमसे। वो एक ही बच्चा बैठा उस बेंच पे, क्या नाम है, सौरभ, भरत। अब भरत से तुम बात करना, तुम मुंह ऐट के और बात करेगा कि चल बे चुप कर। ए शांत, हो गया? ये आई बात समझ में बेटा? वेरी गुड। देखो बेटा शांत, यहां ब्रैकेट में लिख लेना, E बराबर mc² है, ये मास की वजह से एनर्जी है। बेटा शांत रहो, बोलो नहीं यार प्लीज, शांत रहा करो ना। हो गया? अच्छा, देखिए ध्यान से, यहां पर ध्यान से देखिएगा बेटा। हाँ सुनिए। अच्छा बेटा, बाइंडिंग एनर्जी आपने ये पढ़ा, बहुत आराम से सुनना, जैसे जैसे समझा रहा हूं समझते चलो, दिक्कत नहीं आएगी, समझ गए ना? अब ध्यान दो, इधर ध्यान दो। यहां पर बेटा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की बात हो रही है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। देखिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, जिसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं BPN। क्या बोलते हैं बेटा? BPN, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। रुक जाओ, पहले टॉपिक समझ लो क्या है ये। देखिए सिंपल सी बात है, एक न्यूक्लियन को, न्यूक्लियस में से एक न्यूक्लियन को निकालने में जितनी एनर्जी चाहिए उसको बोलते हैं BPN, यानी द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एस्केप अ न्यूक्लियन फ्रॉम द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस से एक न्यूक्लियन को निकलने के लिए जो एनर्जी चाहिए, एंड दैट एनर्जी इज द एवरेज एनर्जी, दैट एनर्जी इज द एवरेज एनर्जी। ये एक एवरेज एनर्जी बेटा, मेरी बात सुनना, ऐसा मत समझ जाना कि ये कोई न्यूक्लियस है, मैंने बोला कि यार इसका BPN है मान लो 1 जूल, तो यानी इस पूरे अनार के दाने, छिलका उतार दिया, अनार चिपके हुए हैं, अब एक अनार मैंने निकाला 1 जूल, तो दूसरे अनार के लिए 1 जूल नहीं है, एक इमेजिनरी कंसेप्ट है कि एक के लिए अगर 1 जूल है तो ऐसा नहीं इसके लिए भी 1 जूल, इसके लिए भी 1 ना, क्योंकि न्यूक्लियस स्ट्रक्चर को आपको, ये कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, इसलिए मेरी बात सुनिए, जो मैं समझा रहा हूँ, देखिए कोई चीज़ दिख नहीं रही है और मुझे वो पढ़ाना है, तो इसलिए मेरे को इमेजिनेशन कराना होगा आपको, और बहुत सिंपल तरीके से पढ़ाना है, इसलिए जैसे समझा रहा हूँ समझना।
कि क्या होता है BPN का मतलब, देखो सिंपल डेफिनेशन है, पहले तो डेफिनेशन सुनते हैं, बहुत सिंपल डेफिनेशन है। द एनर्जी रिक्वायर्ड a nucleon to escape from the nucleus, is called BPN. बेटा प्लीज देखिए, रुक जाओ, पहले समझो ना बात को, लिखने का मौका मैं पूरा दूंगा, पहले जरा तबीयत से सीख लो। BPN का होता है एक न्यूक्लियॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए, इससे बोलते हैं BPN। कहां पर देखिए, तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू एस्केप अ न्यूक्लियॉन, यानी बेटा न्यूक्लियस से एक न्यूक्लियॉन को एनर्जी चाहिए जिससे कि वो निकल जाए, उसे बोलते हैं BPN। लेकिन बेटा BPN न्यूमेरिकल आपको मिलेगा, अच्छा जब न्यूमेरिकल मिलेगा तभी बताएंगे, क्योंकि मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा ज़्यादा। अगर मैं अभी सच्चाई बता दूंगा तो आप बोलेंगे सर हम कंफ्यूज हो गए, आपने क्या बोला मैं नहीं समझ में आया। लेकिन मैं थोड़ा सा बस एक लाइन और बोल देता हूं, समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो न्यूमेरिकल में देखेंगे ना। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि एक न्यूक्लियॉन है, उसको निकालना है, तो आप बोलेंगे BPN कैलकुलेट कर लो, तो आप बोलेंगे ठीक है BPN कैलकुलेट करा, 1 जूल आया, तो आप बोलेंगे एक न्यूक्लियॉन निकाला 1 जूल, तो पीछे से बोलेगा दूसरा न्यूक्लियॉन निकालना है, तो आप बोलेंगे 1 जूल ही आंसर आएगा, जबकि आंसर नहीं आएगा। मान लो एक अनार के दाने में 100 अनार के दाने हैं, 100 दाने हैं, तो एक निकालोगे तो 1 जूल खर्च हुआ, ठीक। लेकिन जब उसके अंदर जो दूसरा न्यूक्लियॉन है उसको निकालने बैठोगे तो 1 जूल नहीं खर्च होगा, 1 जूल से ज़्यादा खर्च हो जाएगा, 1 जूल से ज़्यादा खर्च हो जाएगा, या 1 जूल से कम खर्च होगा, कुछ भी हो सकता है। 1 मिनट, सर्टेन नहीं है, दिस इज ऑन एन एवरेज। इसको क्या बोलते हैं बेटा? एवरेज। अभी आप ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, क्वेश्चन बनाएंगे उस दिन, जिस दिन क्वेश्चन हम इसका बनाएंगे, आप खुद बोलेंगे सर इसको BPN आपने कैलकुलेट करा, तो BPN क्या होता है? किसी भी एक न्यूक्लियॉन को निकलने के लिए 3 एनर्जी, किसी भी न्यूक्लियॉन को, चाहे वो सरफेस पर हो चाहे वो अंदर हो, कहीं भी हो, एक न्यूक्लियॉन को निकालना है। तो उस समय समझाऊंगा कि बेटा ऐसा नहीं होता, देखो क्वेश्चन का डेटा पकड़ो। तो अभी मैं क्वेश्चन से समझाऊंगा, ठीक है, और वो क्वेश्चन मैं अभी थोड़ी देर में करा दूंगा, डोंट वरी। ये क्लियर है? तो देखिए BPN कैसे कैलकुलेट करते हैं। BPN कैलकुलेट करते हैं कि सोचो, अगर पूरा मास नंबर है, मास नंबर क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन। तो पूरा न्यूक्लियॉन को तोड़ने के लिए बाइंडिंग एनर्जी चाहिए ये, तो एक के लिए डिवाइड करेंगे ना, यूनिटरी मेथड सोचो। तो BPN कैसे निकालते हैं? बाइंडिंग एनर्जी में मास नंबर का डिवाइड करते हैं। लिखो, अरे भाई शांत, देखिए हो गया? शांत बेटा शांत, बिल्कुल शांत। बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस इसमें यहीं पर आता है, बाकी तो आगे इजी है पोर्शन। बस यहीं पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, इसको देख के बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या पढ़ाया सर, बिल्कुल नहीं आया। इसलिए मैंने बहुत सावधानी से इसको समझाने का पूरा प्रयास करा है। जहाँ ज़रूरत है मैं अभी न्यूमेरिकल भी करा रहा हूँ, जिससे कि आपका कंसेप्ट बेसिक क्लियर है, कि क्वेश्चन छूटे नहीं, बन जाए बिल्कुल। लिख लिया? अच्छा देखो, एक सवाल मैं बना रहा हूँ, अब आप खुद बोलेंगे सर ये तो बहुत इजी था, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? देखो बेटा, देखो बेटा सुनना। अब जैसे ये क्वेश्चन मेरे सामने आ गया, इसमें बोला है द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, सुनना बिल्कुल आराम से,
बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ C12 इज 7.68 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट and that for C13 is 7.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड द एनर्जी, सुना बेटा ध्यान से, फाइंड द एनर्जी, बेटा शांत रहो प्लीज, सीख लो यार, बातों को समझोगे तभी तो क्वेश्चन बनने लगेगा। फाइंड द एनर्जी रिक्वायर्ड टू remove a neutron from C13। देखिए शांत, अब आप क्वेश्चन समझिए। देखिए अच्छा कितना अजीब है, बहुत सिंपल तो लग रहा है। अच्छा सोचो क्या था, BPN ऑफ C12 इज 7.68, मतलब सर C12 एटम है, C12 न्यूक्लियस है, इसका BPN 7.68 है। अच्छा बेटा एक बात समझना, लिखने से पहले सुनना, BPN का क्या होता है, C12 में से एक न्यूक्लियन को निकालने के लिए 7.68 चाहिए। अच्छा फिर बोलता है एंड दैट फॉर C13 इज 7.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब क्या हो बेटा कि इसके अंदर 13 न्यूक्लियन है, इसमें से एक न्यूक्लियन निकालने के लिए इतना चाहिए। BPN का मतलब तो यही होता है। लेकिन आप सोचो ना, हम बोलेंगे सर C12 की जरूरत क्या थी, आपका क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव अ न्यूट्रॉन फ्रॉम C13। अब सर C13 का BPN 7.5 है और इसमें से एक न्यूट्रॉन निकालना तो 7.5 ही तो होगा ना। हमारा आंसर होना चाहिए 7.5। अब देखो एक मिनट सुनो, अब हमारे पास जो ऑप्शन है वो सुनो, एक मिनट, हमारे पास ऑप्शन सुनो, 5.34 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरा ऑप्शन 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सी ऑप्शन है 9.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बेटा आराम से, और 9.34 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और कहीं कंपटीशन में, एक मिनट, कहीं कंपटीशन में बस एक ड्रामा और कर दे, एक आध ऑप्शन 7.5 दे दे कि चलो सी वाला 7.5 है, तो आप तो 7.5 देखेंगे। C13 का BPN मालूम है और C13 में से एक न्यूट्रॉन निकालने में एनर्जी पूछ रहा है, तो सर हो गया 7.5 ही तो होगा, हो गया ना धोखा। थ्योरी कुछ और कहता है, न्यूमेरिकल कुछ और है, थ्योरी कुछ और है, न्यूमेरिकल कुछ और है। दैट्स वाई ये मैंने एक्सपीरियंस करा इस चीज़ को। आप किताब में थ्योरी पढ़ेंगे, BPN की यही थ्योरी दी गई है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाइंडिंग एनर्जी अपॉन मास नंबर, और आराम से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन समझ आ गया। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है, जब न्यूमेरिकल बनाने बैठते ये क्वेश्चन देखो फंस गया। अब 7.5 ऑप्शन नहीं है, पता ही नहीं पड़ रहा कैसे बनाएंगे, बोलो क्लियर हुआ। बस यही एक आध दो तीन पॉइंट इसमें ऐसे हैं जो बिल्कुल ट्विस्ट है। अब बेटा मैं कंसेप्ट सही बताता हूँ, देखिए इसमें कंसेप्ट क्या है, सही कंसेप्ट से सवाल बनाओगे तो परफेक्ट आंसर आएगा। देखो कंसेप्ट क्या है इसके पीछे। अच्छा BPN ऑफ C12 इज 7.68, यानी कि 12 न्यूक्लियन इसके अंदर है और 12 न्यूक्लियन को टुकड़े टुकड़े में बांटना है, तो उसके लिए कितना चाहिए, एक न्यूक्लियन को हटाने के लिए 7.68 चाहिए, तो 12 न्यूक्लियन को हटाने के लिए टोटल एनर्जी कितनी चाहिए, 12 इंटू 7.68। एक मिनट रुकना, बोलो क्लियर। अच्छा ये इसको मैं बोलूँगा कि पहले ये मुझे एनर्जी चाहिए था टुकड़े टुकड़े बांटने के लिए, इसको बाइंडिंग एनर्जी कहूँगा, बाइंडिंग एनर्जी, बोलो क्लियर। अब सोचो फाइंड, अच्छा फिर इसका C13 का दिया है, C13 का दिया है, इसको मैं एक काम करता हूँ, पहले आपको फील कराता हूँ। क्या इसको ऐसे लिखूँगा C13 C12 प्लस न्यूट्रॉन, बोलो ऐसे। अब बोल रहा है कितनी एनर्जी चाहिए ताकि ये काम हो जाए। अब C13 का देखो, C13 ये है ना, ऐसे लिखो तो ज़्यादा इजी पड़ेगा, आपको अच्छा समझ में आएगा। एक न्यूक्लियन को निकालने के लिए 7.5 चाहिए, तो 13 के लिए, अच्छा फिर C12 कितना है 7.68 इंटू 12। अब जरा इसको मल्टीप्लाई करो, 13 इंटू 7.5, 7.5 में 13 का मल्टीप्लाई,
5 3 जा 15, 5 1, 7 3 जा 21 और 2, 5 7, 5 7 9, 97.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसका कितना आएगा? 92 पॉइंट। एक मिनट बेटा, अब सोचो, इसकी बाइंडिंग एनर्जी है 97.5 और इसकी बाइंडिंग एनर्जी घट गई या बढ़ गई? अरे घट गई या बढ़ गई? घट गई। मतलब एंडो है कि एक्सो है? जल्दी बताओ। एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है? जल्दी बताओ। ये बाइंडिंग एनर्जी है बेटा। रिएक्टेंट की बाइंडिंग एनर्जी, अरे रिएक्टेंट की बाइंडिंग एनर्जी, मुझे सुबह तक चाहिए थे ज़्यादा पैसे, अब मुझे शाम तक चाहिए कम पैसे, तो मुझे पैसे मिले या दिया? ये एक्सो नहीं एंडो था, तुम लोग समझ ही नहीं पाए। हाँ, एक मिनट बेटा, सिंपल समझो। बाइंडिंग एनर्जी इज द एनर्जी चाहिए। अभी मुझे 97 रुपये चाहिए थे, अब कुछ ऐसा हुआ कि थोड़ी देर बाद मुझे केवल 92 रुपये चाहिए थे। इसका मतलब सर आपको मिले पैसे, अब एनर्जी लिए हो। एंडो है कि एक्सो है? एंडो। अरे सुनो, और यही पूछा जा रहा है कि कितनी एनर्जी चाहिए, तो घटाते इनको ना। चलो बड़े में से छोटा को ही घटा लेते हैं। बोलो कितना आएगा? अब बताओ कौन सा आंसर बैठेगा? एक मिनट रुक जाओ, आंसर भी तो मिला लें। अब हमारे पास है लेवल 1 में 92 नंबर क्वेश्चन। लेवल 1 में ए, एक मिनट है, लाइट गई? अच्छा, जरा मैं बोल लूँ, मैं बोलूँगा तभी तो समझ आएगा। तो मैं यही बोल रहा हूँ बेटा कि दरअसल कितना गजब का BPN का कन्फ्यूज़न है। थ्योरी कुछ और कहता है और न्यूमेरिकल में कुछ और कर रहे हो सर, है ना? तो मैं जिस आधार पे बोल रहा था कि BPN की सिंपल डेफिनेशन तो पढ़ लो बच्चों, लेकिन BPN का मतलब ये कतई मत समझ जाना कि हर न्यूक्लियॉन के लिए इतनी एनर्जी चाहिए। ये एक ओनली द वर्चुअल कैलकुलेशन, इमेजिनरी कैलकुलेशन, द एवरेज कैलकुलेशन। जब हम बोलते हैं कि 7.68 है, जब हम बोलते हैं 7.68 BPN, तो ये सच मान के मत बैठ जाना कि इसके 12 के 12 एक न्यूक्लियॉन को निकालने में 7.68 होगा। नहीं, अलग होगा। जब एक न्यूक्लियॉन निकालोगे तो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर चेंज होगा, तो उसका BPN अलग होगा। फिर दूसरा निकालोगे तो बाकी बच्चों का न्यूक्लियर स्ट्रक्चर चेंज हो गया, उसका BPN अलग होगा। तो बेटा ये एक बोलते हैं, ऐसे समझो, मैं कैसे बोलता हूँ, सिर्फ ऐसे समझो कि आप ये एवरेज होता है। क्या होता है? एवरेज होता है। बस एक वर्चुअल कैलकुलेशन है BPN, इसके अलावा कुछ नहीं। बोलो क्लियर? अब कभी भी ऐसा सवाल आए, अगर मुझसे ये सवाल नहीं देता, ये वाला लाइन काट देता हूं मैं, ये नहीं देता, ये नहीं देता, सुन लो ध्यान से, ये नहीं देता, अब बस इतना बोलता C13 का BPN इतना है, तो बताइए एक न्यूक्लियॉन को एक न्यूट्रॉन को निकालेंगे तो जानते हो, मैं ये मान के चलता कि ये न्यूट्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ द न्यूक्लियस है, एकदम इस न्यूक्लियस के बाहर वाले सरफेस यहाँ पे मौजूद, अंदर नहीं, यहाँ नहीं, बिल्कुल बाहर है। तो इसके लिए फिर 7.5 हम मार देते हैं आंसर। नहीं आ रहा समझ में? तो हम मान के चलते कि जो सरफेस के लिए कैलकुलेशन होता है ये निकाल लेते हैं। लेकिन उसके बाद बोलता एक न्यूट्रॉन निकाला तो दूसरे न्यूट्रॉन को बताओ कितना होगा, तो फिर बोलते ना ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये पहले न्यूक्लियॉन के लिए लागू होता है बस। अरे यार नहीं आया, ये न्यूट्रॉन जब तुम निकालोगे तो 7.5 खर्च होगा, दूसरा न्यूक्लियॉन निकालने में 7.5 नहीं होगा, फिर वो डिफरेंट हो जाएगा। अरे समझ में आई बात? ये लिख लो बेटा। कौन है भाई? हाँ बोलो। मैं हूँ ना, अभी देखो ना, उसका भी तमाशा कराऊंगा। अभी टेंशन कैसे ले रही हो? परेशान ना।
अच्छा टाइम बताओ, तो मंडे को बात करेंगे, ठीक है। ये जो होते हैं ये ब्रेक ले लेना।